हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं फरवरी 2021 के मंथ में जो भी करंट अफेयर रहे थे उनकी कंपाइलेशन हम लोग आज पढ़ेंगे। हम अभी तक मार्च 2021 की कंपाइलेशन जो है कर चुके हैं, अभी फरवरी वाली करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2020। ये बेसिकली ये जो एक्ट है, ये जो बिल है, लोकसभा से पास किया जा चुका है, राज्यसभा से पास किया जा चुका है, बस प्रेसिडेंट की एसेट चाहिए इसमें। ठीक है, तो अब बेसिकली इसके क्या प्रोविजंस हैं, क्या आपको याद रखने हैं फॉर द प्री पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत जल्दी जल्दी से समझेंगे इसे। ठीक है, अगर इसमें हम देखें पहला जो प्रोविजन है, इसमें पहला प्रोविजन ये है कि भाई इसमें क्या किया है, जो अपर लिमिट है अबॉर्शन की, दैट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 20 वीक्स टू 24 वीक्स। मतलब अगर कोई अबॉर्शन करवाना चाहती है लेडी तो 20 वीक के बाद अभी वो नहीं करवा सकती थी, लेकिन अब वो जो लिमिट है वो कितनी कर दी गई है, 24 वीक्स कर दी गई है। ठीक है, एक तो ये आपने ध्यान रखना है इसमें। दूसरा इसमें क्या है, दे इंक्लूडेड स्पेशल कैटेगरीज ऑफ विमेन, जैसे भी कोई रेप सर्वाइवर्स है, इंसेस्ट के विक्टिम्स हैं, वो बेसिकली अगर चाहें तो 24 वीक्स के बाद भी जो है अबॉर्शन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो इस बिल में पूरे उनको रिप्रोडक्टिव राइट्स दे दिए गए हैं ताकि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना फेस हो विमेन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें, इसमें बोला गया है कि अगर 12 टू 20 वीक्स की प्रेगनेंसी है तो सिर्फ अबॉर्शन के लिए एक डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत है, और अगर 20 टू 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है तब सिर्फ 2 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन की जरूरत है, और उसके बाद यू कैन अबॉर्ट द चाइल्ड। एक तो ये आपने ध्यान रखने हैं दोनों प्रोविजंस। और जो मैक्सिमम लिमिट है 24 वीक्स की, पहले 20 वीक्स थी, अब 24 वीक्स कर दी गई है। ठीक है, लेकिन अगर 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन करवाना है अगर, तो किसकी हेल्प चाहिए होगी, देन यू शुड टेक द हेल्प ऑफ मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जो ये बताएगा कि भाई क्या 24 वीक्स के बाद भी अबॉर्शन करवाया जा सकता है कि नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, तो 12 से 20 वीक्स तक आपका 1 डॉक्टर की कंसल्टेशन, 20 टू 24 वीक्स के बाद 2 डॉक्टर्स की कंसल्टेशन, और 24 वीक्स के बाद मेडिकल बोर्ड बेसिकली जो हर डिस्ट्रिक्ट में लगाया हुआ है उसकी कंसल्टेशन से यू कैन अबॉर्ट द चाइल्ड। इस मेडिकल बोर्ड में बेसिकली क्या होंगे, गायनेकोलॉजिस्ट होंगे, रेडियोलॉजिस्ट होंगे, डॉक्टर्स होंगे, एनजीओज के वर्कर्स होंगे, एनजीओज के मेंबर्स होंगे। तो वो सब बेसिकली डिसाइड करेंगे कि भाई क्या अबॉर्शन करना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। ठीक है, तो आपने 3 चीजें ध्यान रखनी है इस बिल में। ये अभी रिसेंटली बस पास हो जाएगा, अभी प्रेसिडेंट की एसेंट भी से मिल जाएगी, तो आपने ध्यान रखना है, पेपर में स्टेटमेंट्स आ जाए तो आपको सभी ये याद होने चाहिए। ठीक है, ये अमेंडमेंट किसमें किया है, अमेंडमेंट इज इन दी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस एक्ट में जो है अमेंडमेंट की गई है 2020 में। 2020 में शुरुआत की गई थी, लेकिन धीरे धीरे अभी टाइम जैसे निकलता जा रहा है, कभी कोरोना आ गया तो बजट सेशन जो सेशन है बेसिकली पार्लियामेंट के वो नहीं लग पाए इतने, तो अभी रिसेंटली इसको पास किया गया है राज्यसभा के द्वारा। अभी भी जस्ट ये एक्ट बन जाएगा इफ वी गेट दी प्रेसिडेंट्स एसेंट। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इस एक्ट में। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। क्या तो ये न्यूज में रहा है फरवरी वाले महीने में, और क्या इसका बेसिक बैकग्राउंड है वो हम लोग देखेंगे। न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने क्या किया है, स्वच्छ आइकॉनिक स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है इसके अंतर्गत जो 12 साइट्स है, 12 साइट्स को इंक्लूड किया है इन द स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। ये बेसिकली नाम से ही क्लियर है, ऐसे प्लेसेस जहां पर बहुत ज्यादा टूरिज्म की प्रमोशन होती है, बहुत ज्यादा लोग जाते हैं वहां पर। तो जब ज्यादा लोग जाएंगे तो उनके रहने सहने के लिए एटीएम वगैरह, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब कुछ भी अच्छा होना चाहिए। तो ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जहां पर लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, वहां वाले एरियाज में बहुत अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, दैट इज अंडर द स्कीम ऑफ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। ठीक है, और अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों था, क्योंकि इसमें अभी 12 साइट्स इंक्लूड की गई हैं अंडर दी फेज 4। अभी तक इसके फेज 1, 2, 3 हो चुके हैं, और फेज 4 में भी 12 साइट्स जो है इंक्लूड की गई है। न्यूज में है ये 12 साइट्स, आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी 12 साइट्स हैं। पेपर में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और बताओ इनमें से कौन सी अभी साइट फेज 4 के अंदर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में इंक्लूड की गई है। तो आपको पता होना चाहिए वो 12 साइट्स कौन सी हैं। अगर हम देखें वो 12 साइट्स कौन सी हैं, तो पहली इसमें अजंता केव जो आपकी महाराष्ट्र में है, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश वाला एरिया, कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान, रामदेवरा ये भी जैसलमेर में है, राजस्थान में है, गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में, सन टेम्पल
कोणार्क उड़ीसा बहुत फेमस है, सारी की सारी साइट्स तो आपको ये याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम करें रॉक गार्डन चंडीगढ़, हरियाणा वाले पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंडीगढ़ इज द कैपिटल ना, तो अभी पूछेंगे कि भाई कौन सा रिसेंटली कौन सी साइट स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में ऐड की गई हरियाणा वाले एरिया से। तो रॉक गार्डन आपने ध्यान रखना है। डल लेक श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में, वो इंक्लूड की गई है। बांके बिहारी टेम्पल मथुरा में है, उत्तर प्रदेश में है, वहां पर इसको इंक्लूड किया गया है इस प्लेसेस में। आगरा फोर्ट, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में है, ये इंक्लूड किया गया है। और लास्ट में अगर हम देखें तो काली घाट टेम्पल इन दी वेस्ट बंगाल वाला एरिया। तो ये 12 साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये 12 साइट्स अभी फेज 4 के अंदर स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में ऐड की गई हैं, क्योंकि ये न्यूज में रहेगा तो इसका बेसिक बैकग्राउंड भी आएगा, है ना। अगर हम बेसिक बैकग्राउंड देखें इसका तो क्या है, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस जो इनिशिएटिव है, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। पहले मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हुआ करता था, बट रिसेंटली अभी क्या कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड गंगा रिजुविनेशन, इन दोनों मिनिस्ट्रीज को मिला के क्या बना दी गई है, जल शक्ति मिनिस्ट्री बना दी गई है। तो अभी बेसिकली ये मिनिस्ट्री की बजाय ना लिख के हम क्या करेंगे, इट इज लाइक अ डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो शुरुआत जब की थी तब तो मिनिस्ट्री ही था ना, तो इट वॉज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर द स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन रूरल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो पूरा की पूरी स्कीम है दैट वाज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री हो चुकी है, तभी अभी फेज 4 जो है जल शक्ति मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था। तो आपको ध्यान रखना, अब डिपार्टमेंट बन चुका है ये वाला मिनिस्ट्री। अगर हम देखें वही एम है, एम क्या है, सभी जगहों को सुंदर बनाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम देखें इम्प्लीमेंटेशन, इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है, इनिशिएटिव तो है ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन 3 मिनिस्ट्रीज आपने ध्यान रखना है, 3 मिनिस्ट्रीज, अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। देखो तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है कि भाई अगर आप प्रमोट करो किसी साइट को तो टूरिज्म मिनिस्ट्री भी तो आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन का ही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर आएगी, क्योंकि हमने देखा जितनी 12 साइट्स हम लोगों ने अभी देखी तो हमें पता है कि भाई कुछ ना कुछ कल्चर का जो पार्ट है वो इन साइट से जुड़ा हुआ है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी आएगा। और लास्ट में जिन एरियाज में वो एस्टैब्लिश्ड है अर्बन एरियाज में, तो वहां पर भी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का भी काम है कि भाई रोड्स बनवाए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है कि पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे सभी टूरिस्ट को। तो ये 3 मिनिस्ट्रीज का आपका इनिशिएटिव है, इंप्लीमेंट इसको ये करते हैं। इनिशिएटिव अलग चीज है और इंप्लीमेंटेशन अलग चीज है। इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का है, लेकिन जो इंप्लीमेंटेशन जो मिनिस्ट्रीज हैं दे आर 3, अर्बन डेवलपमेंट, कल्चर एंड टूरिज्म। तो आपने ध्यान रखना है कि 12 साइट्स ध्यान रखनी है। थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड के भी, स्कीम को लॉन्च कौन करता है, इंप्लीमेंट कौन करता है, इसको देख लेना। पेपर में जैसे भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको टैकल हो जाएगी वो चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। न्यू चीफ फॉर दिस नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली ही विजय सांपला जो हैं इसके नए चीफ चुने गए हैं। ये तो है करंट की न्यूज। अगर हम हल्का सा पीछे वाली साइड देखें कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, तो आपको इतना पता है कि भाई ये जो कमीशन है नाम से ही क्लियर है कि जितने भी शेड्यूल कास्ट पीपल हैं इंडिया में विच हैड फेस्ड द हिस्टोरिकल इनजस्टिस, उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है या फिर उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं फॉर देयर ग्रोथ, तो ऐसे लोगों के सुनने के लिए देयर वाज अ कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट। ये सारे के सारे क्या काम करते हैं, कोई भी अगर पर्सन को कोई दिक्कत है कि भाई अब मेरे साथ ये अन्याय कर रहा है, मुझे ये इशू आ रहा है, तो ये बेसिकली इस कमीशन के पास सीधा जाते हैं और अपनी जो है रिपोर्ट बताते हैं कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तब अल्टीमेट जो डिसीजन है दैट इज टेकन बाय द NCSC। साथ में अगर गवर्नमेंट को कोई भी स्कीम लॉन्च करनी है फॉर द वेल डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट पीपल इन इंडिया, तो सबसे पहले रिकमेंडेशन किससे मांगेंगे, वो NCSC से वो मांगेंगे रिकमेंडेशन कि बताओ कि आपके क्या विचार है एक्चुअली कि क्या हमें ये स्कीम इंप्लीमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर किसी और मॉडिफाइड तरीके से हमें इंप्लीमेंट करनी चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। अगर हम और देखें तो इसमें ये 2 अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका 65th अमेंडमेंट 1990 वाला, जिसमें सबसे पहले क्या आया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक ही बॉडी बनाई गई थी बाय द 65th अमेंडमेंट बाय अमेंडिंग द आर्टिकल 338।
338 आर्टिकल को अमेंड किया था, मतलब चेंज किया था, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आई गई थी। और उसके बाद क्या आया था, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था। लेकिन 65 था ये तो, लेकिन धीरे धीरे हमें क्या पता लगा कि भाई शेड्यूल कास्ट की प्रॉब्लम्स अलग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स की प्रॉब्लम अलग है, तो दोनों के लिए अलग कमीशंस भी होनी चाहिए, है ना। तो नेशनल कमीशन हम लोगों ने रिप्लेस कब कर दिए, बाय दी आपका 338 आर्टिकल में हम लोगों ने 338A आर्टिकल भी जोड़ दिया आफ्टर दी 89th अमेंडमेंट। 89th अमेंडमेंट जो है आपकी 2003 वाली, इसमें क्या किया गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया गया। तो अब 338 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338A में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक बात है। तो ये है आपका 89th अमेंडमेंट। आपने दोनों अमेंडमेंट्स ध्यान रखनी है इस ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, 65 1990 एंड 89th 2003। और 2004 फरवरी बेसिकली जो है 2004 फरवरी को बेसिकली रूल्स बना दिए गए थे कि भाई हाँ, अब आपके काम ये है और आपके काम ये है, तो अलग रहिए दोनों के दोनों। तो 2004 में बेसिकली इंप्लीमेंट कर दिया गया था ये अमेंडमेंट। पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं कि भाई कौन से साल में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के काम जो है वो बाइफरकेट कर दिए गए थे, डिवाइड कर दिए गए थे। तो आपको ध्यान रखना है 89th अमेंडमेंट 2003 में तो ये पास हुई थी ये चीज, और 2004 में जाकर अल्टीमेटली ये बाइफरकेट हो गई थी। ठीक है। और इसका नया कमीशन का जो चीफ है वो कौन चुना गया है, विजय सांपला। पेपर में क्वेश्चन आते हैं एसएससी लेवल और ये हरियाणा और स्टेट लेवल के रिगार्डिंग, तो याद रखना विजय सांपला जो है नए चीफ बने हैं इसके। नेक्स्ट देखते हैं, जियो स्पेशियल डेटा पॉलिसी लिबरलाइज्ड। नाम से ही क्लियर है वैसे तो, जियो स्पेशियल डेटा का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी एरिया में क्या चीज है ये आपको कौन बताएगा। जैसे हम गूगल मैप्स का यूज करते हैं कि भाई यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स है, यहाँ पर ये रोड जा रही है, यहाँ पर बर्गर किंग है, तो अगर हमें ये कैसे पता है, दैट इज द जियो स्पेशियल डेटा, कि जो आपकी ज्योग्राफी है, बेसिकली आपका जो एरिया है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंस है, उसका जो डेटा है दैट इज जियो स्पेशियल डेटा। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि पहले जो गवर्नमेंट एजेंसीज थी उन्हीं का डोमिनेशन बना हुआ था कि ओनली दे कैन सर्वे और दे कैन मैप दी सर्विसेज, कि भाई कौन सी जगह कहां पर है, ये सारा का सारा जो मैपिंग होगी वो कौन करेगा, या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई गई एजेंसीज करेंगी। लेकिन इस पॉलिसी में जब इसको लिबरलाइज कर दिया गया है तो अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी सर्वे करने के लिए, मैपिंग करने के लिए किसी भी तरीके के प्रायर लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर मैं जाऊं, अगर मैंने बोला कि भाई मैं मैप करना चाहती हूं, मैं सर्वे करना चाहती हूं पूरे एरियाज का, तो मुझे प्रायर अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ बताना है कि मैं ऐसा करने जा रही हूं। ठीक है। तो ये लिबरलाइज की गई है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा डीरेगुलेट किया गया है कि प्राइवेट अप्रूवल के चक्कर में क्या है, बहुत डिले हो जाती थी चीजें, जिससे नई कंपनीज आने के लिए भी हिचकिचाती थी। तो अल्टीमेटली ये जो सेक्टर था वो बहुत ज्यादा डोमिनेटेड था बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। लेकिन अब क्या है, प्राइवेट प्लेयर्स भी आना शुरू हो चुके हैं जिनको काफी ज्यादा फैसिलिटेट किया जाए, काफी ज्यादा प्रमोट किया जाएगा चीजों को करने के लिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, अच्छा एक और चीज में हम देखते हैं कि जो इंडियन एंटिटीज हैं, खास करके जो इंडियन सिटीजन्स हैं या फिर इंडिया में रहने वाले लोग हैं, उनको तो कोई भी अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन जो फॉरेन से लोग आएंगे उनको कम से कम रजिस्ट्रेशन की जरूरत तो है कि भाई हाँ हम ये करना चाह रहे हैं, और अल्टीमेटली जब वो फाइल पास हो जाएगी कि भाई हाँ रजिस्ट्रेशन आपकी प्रॉपर हो चुकी है, तभी वो आगे कर पाएंगे फॉरेन वाले। इंडिया वाले में कोई दिक्कत नहीं है, प्रायर अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है और अल्टीमेटली कोई भी और रिकॉग्निशन की भी जरूरत नहीं है। तो आप ध्यान रखना, इंडियन एंटिटीज के लिए तो बिल्कुल भी किसी चीज की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये प्रेजेंट पॉलिसी हमने देखी है कि गवर्नमेंट डोमिनेटेड थी, एक बार इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स टू जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बेसिकली कौन सा है, 2015 का एक्ट है, जिसके अंतर्गत किसी भी चिल्ड्रन को अडल्ट माना जाएगा या फिर चाइल्ड माना जाएगा 16 to 18 ईयर का, कि 16 से 18 ईयर के बीच में जो बच्चा है अगर उसने कोई क्राइम किया है तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्राइम ही इज टू बी कंसिडर्ड एज एन चाइल्ड और एज एन अडल्ट। ये सब कुछ किसमें लिखा हुआ है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में लिखा हुआ है। तो इसमें बेसिकली चिल्ड्रन के रिगार्डिंग, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग काफी ज्यादा चीजें प्रमोट की जाती हैं। तो अल्टीमेटली इसमें जो अमेंडमेंट किया गया है, अमेंडमेंट देखते हैं कि बेसिकली है क्या। अमेंडमेंट है कि भाई आप जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो अडॉप्शन के ऑर्डर जो है फॉलो करेंगे, मतलब प्रोवाइड करेंगे। पहले क्या होता था, अगर यू वांट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड तो आपको कोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन अब वो चीज कोर्ट के हाथ से निकाल के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हाथ में दे दी गई है। तो नाउ डीएम्स हैव द पावर टू इशू द अडॉप्शन ऑर्डर्स। एक तो ये इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है डीएम के पास और एडिशनल डीएम के ये पास पावर है कि जितनी भी एजेंसीज जे एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कोई एनजीओ है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जुवेनाइल हाउसेज हैं, या फिर और कोई भी ऐसी एजेंसीज जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएम और एडिशनल डीएम के पास ये पावर है कि वो उनको बार बार रेगुलेट कर सके, उनको रिकमेंडेशंस दे सके, उनको ऑर्डर्स दे सके खास करके। ठीक है, तो सेकंड आपको ये ध्यान रखना है। और बेसिकली क्रक्स इसका आपने ये निकालना है कि जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको काफी ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं टू हैव द रेगुलेशन ओवर द चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, ओवर द चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स, और जो भी एनजीओ आपके एरिया में लगा हुआ है उसके रिगार्डिंग सारी जो पावर्स हैं दैट आर नाउ इन द हैंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चाहे, अगर आप एनजीओ लगाने के लिए उत्सुक हैं कि भाई मुझे एनजीओ एस्टैब्लिश करना है, तो उससे पहले आपका जो बैकग्राउंड चेक है वो कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। नाउ इट इज इन दी लॉ। तो अगर आपको कोई एनजीओ खोलना है तो पहले अपना बैकग्राउंड ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यू कैन ओपन दी एनजीओज। तो बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो पावर्स है दे हैव बीन इंक्रीज्ड टू अ वेरी हायर लेवल। ठीक है, यही है इसमें सारा कि अगर कोई करना चाहते हैं तो फिर आपका बेसिकली बैकग्राउंड चेक होगा, ये सब कुछ इसमें ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यूपी असेंबली पासेस द बिल ऑन कन्वर्जन। बहुत न्यूज में रहा था। अगर हम बात करें कि अभी तक 3 स्टेट्स हैं जो रिलीजियस कन्वर्जेंस पर बिल लेकर आ चुके हैं, जिसमें से यूपी एक है, बाकी 2 हैं आपके हिमाचल प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अभी तक 3 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर अपना लॉ पास किया है। अगर हम यूपी वाले की बात करें तो यूपी वाले के खिलाफ को थोड़ा सा ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि इसके कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स टू मैरी, फंडामेंटल राइट्स टू प्राइवेसी, इन सबको हर्ट करते हैं। तो देखते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या, इतना रोष उत्पन्न हो क्यों रहा है लोगों में। इसका अगर हम बात करें तो पहला इसमें इट मेक्स द रिलीजियस कन्वर्जन फॉर मैरिज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर हम इन चारों प्रोविजंस की बात करें तो आपने क्रक्स ध्यान रखना है कि अगर कोई भी लेडी अपना जो रिलीजन है वो कन्वर्ट कराती है जस्ट फॉर द मैरिज, कि भाई मैंने इस पर्सन से शादी करनी है इसलिए मुझे अपना ये रिलीजन कन्वर्ट करवाना है, तो ऐसे जो एक्ट हैं दे विल बी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, उनके लिए कोई बेल नहीं होगी। और ये प्रूफ किसको करना है कि भाई मैंने सिर्फ मैरिज के लिए रिलीजन कन्वर्ट नहीं कराया है, ये प्रूफ करना है लड़के को जो डिफेंडेंट है। एक तो ये ध्यान रखना है, और साथ में अगर ऐसी कोई मैरिज है जिसको करने के लिए स्पेशली रिलीजन को कन्वर्ट किया गया है, दोज मैरिज विल बी नल एंड वॉइड, उनका काम ही खत्म कर दिया जाएगा। तो ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है रिलीजियस कन्वर्जन बिल के बारे में, यूपी वाले के बारे में। ठीक है, क्लियर है? चलो याद रख लेना है इसको। पेपर वर्क स्टेटमेंट आए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आएगा कि भाई कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन के ऊपर अपने बिल पास किए हैं, तो वो 3 हैं, यूपी, एमपी एंड एचपी। ठीक बात है, चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 2020 वाला जो मार्च 31 को खत्म हो चुका है, उसमें क्या है, जितने भी 1.75 करोड़ एलिजिबल फंक्शनरीज थे, एलिजिबल बेनिफिशियरीज थे सॉरी, इस स्कीम के अंडर उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जा चुके हैं। मतलब अभी तक एक 1.75 करोड़ जो विमेन है वो बेनिफिशियरीज बन चुकी हैं ऑफ द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अगर हम देखें कि व्हाट इज द मातृ वंदना योजना, तो हल्का सा देखते हैं इसका बैकग्राउंड है क्या। ये क्या है, आपका एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है। मतलब अगर जैसे कोई भी लेडी जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए वेज लॉसेस होते हैं काफी ज्यादा। अगर वो किसी जगह पर काम कर रही थी तो काम नहीं कर सकती है, और अगर काम कर भी रही है लास्ट के महीने में भी, तो फिर उसके चाइल्ड और उसकी हेल्थ पर इंपैक्ट पड़ता है। तो अल्टीमेटली कुछ भी हो, विमेन का जो है काम करना छूट ही जाता है इन द मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। तो इस वेज लॉस को कंपनसेट करने के लिए सरकार ने निकाली है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कि भाई आपने अगर वो 6 महीने अगर ब्रेक लिया है तो उसके प्रति हम लोग आप लोगों को पैसे देंगे। अगर इसमें देखिए कितना सरकार देती है, 5,000 जो रुपए है ये देती है सरकार इन द 3 इंस्टॉलमेंट्स फॉर दी 1 लाइव बॉर्न चाइल्ड। सिर्फ एक चाइल्ड के लिए मिलता है ये जो रिसेंटली बर्थ हुआ है, तो 5,000 रुपए मिलते हैं अंडर दिस स्कीम। और दैट स्कीम इज स्पेसिफिकली टू कंपनसेट द वेज लॉसेज ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्रक्स निकालना है इस पूरी की पूरी स्कीम का।
साथ में एक ये कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम है। देखो ये जो 5,000 है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में मिलते हैं, लेकिन ये 3 इंस्टॉलमेंट तभी मिलेंगे जब आपने पूरे के पूरे चेकअप्स कराए हैं हॉस्पिटल्स में, कि भाई हर ट्राइमेस्टर पर आपने चेकअप कराया है, आपने वैक्सीनेट करवाया है अपने आप को, आपने बच्चे को वैक्सीन लगवाई हैं, आपने उसका जो बर्थ है वो रजिस्टर करवाया है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है। ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तभी आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो दैट इज अ कंडीशन अटैच टू दिस स्कीम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम, अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम। ठीक है, याद रहेगी चीज। और न्यूज में क्यों था, हमें पता है कि 1.75 करोड़ जो विमेन है वो अभी तक इसका फायदा उठा चुकी हैं अंडर दिस स्कीम। चलो नेक्स्ट है फसाई कैप्स ट्रांस फैटी एसिड्स इन दी फूड। फसाई बेसिकली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमने मार्च वाले जब किए थे तब भी हम लोगों ने इसकी बात करी थी, आज भी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, मतलब किसी एक्ट के अंदर बनाई गई है। 2005 फसाई एक्ट बनाया गया था, उसके अंदर ये बॉडी एस्टैब्लिश की गई थी। दैट इज व्हाई फसाई इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, अंडर द एक्ट फॉर्म हुई है ये। तो इसने क्या न्यूज में क्यों रही है ये, इसने जितने भी ट्रांस फैटी एसिड्स हैं, TFAs हैं, इनकी लिमिट को कैप कर दिया है। इसने 2020 में निकाली थी एक नोटिफिकेशन जिसके अंडर 3% बाय 2021 और 2% बाय 2022। मतलब किसी भी फूड में देखो नॉर्मली क्या होता है, जो फूड होता है, कोई तेल है या फिर घी है, इनमें बेसिकली नेचुरल चीजें तो प्रेजेंट है ही है, साथ में इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, दे ऐड द ट्रांस फैटी एसिड्स। तो ट्रांस फैटी एसिड बेसिकली हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं और वो कम से कम मात्रा में होने चाहिए। तो फसाई ने कहा था कि जितनी भी ऑयल और फैट हैं उनके रिगार्डिंग अभी 5% लेवल चल रहा था 2020 में, लेकिन 2021 में कितना हो जाना चाहिए, 3% हो जाना चाहिए, और 2022 में कितना हो जाना चाहिए, 2% हो जाना चाहिए। ये तो था पहले ऑयल एंड फैट्स के लिए, लेकिन अब फसाई ने सभी फूड प्रोडक्ट्स के लिए ये बोल दिया है कि चाहे वो ऑयल है, चाहे वो फैट है, या फिर कोई अदर फूड प्रोडक्ट हो, उसमें जो ट्रांस फैटी एसिड्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, 2%, सिर्फ और सिर्फ 2% फ्रॉम 2022। 2022 के बाद 2% से ज्यादा अगर TFA किसी भी फूड प्रोडक्ट में अगर होंगे तो दैट फूड कंपनी विल बी पनिश्ड। तो ये क्योंकि लॉ ही नहीं ना, इलीगल हो जाएगी वो चीज। ठीक बात है, ये रहेगा याद। चलो तो इसलिए न्यूज में था ये। नेक्स्ट है इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च्ड। अगर हम इंद्रधनुष 3.0 की बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि इंद्रधनुष 1.0 2.0 भी आया होगा पहले, है ना। तो बेसिकली इंद्रधनुष मिशन में होता क्या है, इंद्रधनुष मिशन का बेसिकली है जितने भी 2 साल के बच्चे हैं, 2 साल से नीचे के बच्चे हैं, और जो प्रेग्नेंट विमेन या लैक्टेटिंग मदर हैं आफ्टर डिलीवरी वाली, तो उन सभी को वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाए। दैट इज एन ऑब्जेक्टिव अंडर दिस इंद्रधनुष मिशन। 3.0 की बात नहीं करते, अभी इंद्रधनुष की बात करते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, आपका इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है जिसमें आप 2 साल से कम के बच्चों को और प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाते हो अगेंस्ट दी 12 डिजीजेस। वो 12 डिजीजेस कौन सी आपने ध्यान रखना है, These are the 12 diseases: डिप्थीरिया, वूपिंग कफ जिसको हम लोग परटूसिस भी बोलते हैं, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस TB, हेपेटाइटिस B, मेनिंजाइटिस एंड निमोनिया, इन्फ्लुएंजा टाइप B, जापानीज एंसेफेलाइटिस, रोटावायरस, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड मीजल रूबेला। देखो मैंने इसलिए पढ़े हैं क्योंकि आपको कम से कम सुन के तो रहे कि भाई हाँ ये नाम सुना हुआ है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कि भाई कौन सी ऐसी वैक्सीन हैं जो इंद्रधनुष मिशन के अंडर लॉन्च की गई है या फिर प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये 12 आपने ध्यान रखनी है। मेरे पढ़ने का मकसद ही ये था कि आपको कम से कम एक बार दिख जाए और एक बार आप सुन लो तो वो चीज याद रहती है बाद के लिए। ठीक है, तो ये 12 आपने ध्यान रखनी है। तो ये एक बेसिकली वो मिशन है जिसमें सभी को हम वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और ये न्यूज में इसलिए क्योंकि 3.0 लॉन्च किया गया है, क्योंकि कोविड के चलते हुए कई सारे जो चिल्ड्रन हैं, कई सारी जो विमेन हैं, दे वर नॉट एबल टू गेट दी वैक्सीन। तो उन सबको दोबारा से वैक्सीनेट करवाने के लिए ये एक बहुत ज्यादा फास्ट लेवल पर ये प्रोग्राम चलाया गया है 3.0 वाला, जिसमें हम लोग जितने भी पीपल रह गए थे कोरोना की वजह से उन सभी को हम लोग वैक्सीनेट करेंगे। क्लियर इनफ, ठीक है। चलो अब जो ये इंद्रधनुष मिशन है ये 2014 में लॉन्च किया गया था, जिसका जो 1.0 था, धीरे धीरे 2017 में 2.0 आया और 2021 में आपका 3.0 आया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, आपने डिजीजेस देख ली हैं।
नेक्स्ट है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। देखेंगे इंडिया का रैंक क्या है, कौन रिलीज करता है और क्या क्या चीजें इसमें बताई गई हैं। तो ये बेसिकली कौन रिलीज करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है ये रिलीज करता है। दिस इज देयर लोगो, ठीक है, तो याद रहेगा, एक बार देख लोगे तो इस लोगों को। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो बेसिकली क्या लॉन्च करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स लॉन्च करता है। और अगर हम देखें इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का जो रैंक है दैट इज 86th। इंडिया का रैंक इज 86 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, और ये 6 प्लेसेस नीचे की तरफ गया है। इसका मतलब पहले इंडिया का रैंक कितना था, 78 था, और अभी कितना हो गया, 86 हो चुका है। पेपर में स्टेटमेंट आएगी कि भाई क्या इंडिया का जो रैंक है इन दी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इंप्रूव हुआ है या डाउनग्रेड हुआ है, तो मतलब डाउनग्रेड हुआ है। जितने भी करप्शन वाले होंगे, हंगर वाले होंगे, इनमें हमारा रैंक डाउनग्रेड ही होता रहता है। तो अगर नहीं भी याद रहे कि डाउनग्रेड हुआ था इंप्रूव हुआ था, तो तुक्का मार सकते डाउनग्रेड ही हुआ होगा, ठीक है। तो 86 इसमें अभी इंडिया का रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और अगर हम देखें इंडिया का जो ओवरऑल रैंक है वो चाइना से भी बुरा है, जिसका जो रैंक है चाइना का दैट इज 78th। चाइना से मतलब नहीं है हमें, लेकिन हमारे रैंक से मतलब पहले 78 था, अब 86 हो गया। चाइना का नहीं भी याद रखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत याद रखना, बट ये याद रखना चाइना से थोड़ा सा बुरा है हमारा रैंक, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अगर हम देखें कि भाई फर्स्ट और सेकंड कौन है, जो टॉप कंट्रीज हैं दैट इज न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, दोनों के स्कोर सेम है, दैट इज व्हाई बोथ द कंट्रीज आर एट द लेवल 1। न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विच कंट्री टॉप्ड द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। और अगर हम देखें कि भाई साउथ सुडान और सोमालिया, दो ऐसी कंट्रीज हैं, अफ्रीकन नेशन की कंट्रीज हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा काम नहीं किया है करप्शन को रोकने के लिए, दैट इज व्हाई दे आर एट द बॉटम ऑफ दिस इंडेक्स। साउथ सुडान एंड सोमालिया, याद रखना दोनों ही केसेस में, चाहे बेस्ट हो चाहे वर्स्ट हो, दो कंट्रीज हैं आपका, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क एंड साउथ सुडान एंड सोमालिया, ठीक है। चलो इंडिया का रैंक आपको ध्यान रखना है, कौन रिलीज करता है और ये न्यूज में क्यों था, हम लोगों ने देख लिया। चलो नेक्स्ट है कूप इन म्यांमार। कूप बेसिकली तख्ता पलट, कि भाई पहले अच्छी खासी सरकार चल रही थी, लेकिन अब कौन आ गया है, मिलिट्री ने उसकी जगह ले ली है। ये करवाने का बेसिक मकसद ये है कि भाई पेपर में अगर क्वेश्चन आए कि विच कंट्री रिसेंटली फेस्ड द कूप इन दैट रीजन, तो फिर आपको ध्यान रखना म्यांमार जो है कंट्री जिसका अभी रिसेंटली कूप इन लोगों ने फेस किया है। तो कूप बेसिकली होता है जहां पर सरकार जो है दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मिलिट्री अथॉरिटीज। जितने भी आपके आर्मी के जनरल्स होते हैं वो ओवरटेक कर लेते हैं सरकार को, दैट इज द मीनिंग ऑफ कूप। तो म्यांमार में भी हुआ है ये, काफी ज्यादा रोष भी लोगों ने उत्पन्न किया, मतलब प्रकट किया है कि भाई ऐसे जो आपकी चुनी हुई सरकार थी उसको अल्टीमेटली आपने विदाउट एनी इंटीमेशन, विदाउट एनी ढंग की रिकमेंडेशन आपने इसको तख्ता पलट कर दिया है, दैट इज वेरी वेरी अनडेमोक्रेटिक इन नेचर। चलो नेक्स्ट है भाषण 4 आइलैंड। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जो भाषण 4 आइलैंड है, अगर आप देखो तो ये बांग्लादेश के कोस्ट के बिल्कुल राइट साइड में है, म्यांमार के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है। यहाँ पर है ये आइलैंड भाषण 4 आइलैंड। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जो 1 मिलियन रोहिंग्यास थे, मतलब अराउंड 10 लाख रोहिंग्यास जो भगाए गए थे म्यांमार वाले एरिया से, अब वो रिसेंटली कहाँ पर जाएंगे, भाषण 4 आइलैंड में इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। पूरे 10 लाख को नहीं, सिर्फ 1 लाख के लिए जगह बनाई गई है अभी तक। तो 1 लाख लोगों को वहां पर रिहेबिलिटेट करवाने की पूरी स्कीम थी। अभी इनका जो 4th फेज है वो चल रहा है, मतलब जो 4th फेज है जिसमें काफी रोहिंग्यास को और भेजा जा रहा है, वहां पर इनको भी लॉन्च किया गया था, तभी ये चीज न्यूज में थी। आपको ध्यान रखना है कि रोहिंग्यास को रिहेबिलिटेट करने के लिए एक आइलैंड है भाषण 4 आइलैंड अंडर दी बांग्लादेश गवर्नमेंट। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बेसिकली इनकी सहायता करी है रोहिंग्यास की, क्योंकि म्यांमार से निकलकर बिल्कुल पास ही है ना बांग्लादेश वाला एरिया, तो उनको बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेशन ना झेलनी पड़े, बांग्लादेश में आएंगे। अदरवाइज अगर आप कहीं उनको हेबिलिटेट नहीं करोगे तो अल्टीमेट उनके रहने के लिए उन लोगों ने भाषण 4 आइलैंड में भी सुविधाएं प्राप्त करवा दी हैं। लेकिन कई सारी ऐसी वर्ल्ड कम्युनिटीज हैं, कई सारे ऐसे एनजीओज हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई बहुत ज्यादा जो कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है इस आइलैंड पे। तो लोगों को वाटर की फैसिलिटीज नहीं ढंग से दी गई हैं, सैनिटेशन नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है। तो ऐसे टाइम पर अगर आप उनको वहां पे रहने के लिए जगह दे भी रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो उनका लाइफस्टाइल है, वो तो इंप्रूव होगा ही नहीं। तो बस वो आप जस्ट उनको जिंदा रखने की बात कर रहे हो, तो वो बहुत इनह्यूमेन कैरेक्टर की बात हम कर सकते हैं, ठीक है। तो न्यूज में भी इसलिए रहता है ये। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई ये भाषण 4 आइलैंड है कहां पर, बेसिकली बांग्लादेश के इस साइड और म्यांमार के लेफ्ट साइड, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट है ग्रे लिस्ट ऑफ FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF।
ये बेसिकली न्यूज में क्यों था, क्योंकि पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट में रख दिया गया है। 2 लिस्ट होती हैं इसकी, मेनली ग्रे लिस्ट होती है और आपकी ब्लैक लिस्ट होती है, जिसमें ऐसी कंट्रीज होती हैं जो बहुत ज्यादा काम नहीं कर रही हैं टू स्टॉप द टेररिज्म। ग्रे लिस्ट में वो हैं जिनको बोला गया है कि भाई काम करो, बट वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही है, बट वो कुछ ना कुछ ट्राई जरूर कर रही है अपने हिसाब से। लेकिन जो ब्लैक लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट में तो वो कंट्रीज हैं जिसके लिए कोई उम्मीद ही नहीं बची कि भाई कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, जिसमें आपका नॉर्थ कोरिया आएगा। ब्लैक लिस्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कोरिया एंड ईरान, ये 2 कंट्रीज ऐसी हैं विच आर इन दी ब्लैक लिस्ट ऑफ दी FATF। FATF की अगर हम बात करें कि बेसिक क्या है इसका, तो FATF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली किसके लिए काम करती है, टू स्टॉप दी टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मतलब टेररिज्म को मतलब जो टेररिस्ट हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको पैसा कहीं से प्रोवाइड ना किया जाए, उस फाइनेंसिंग को रोका जाए, वो सब का सब इस FATF के अंडर आता है। इसका एक और काम है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को रोकना। तो ये सारे काम है FATF का, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में पीस बनी रहे एक्चुअली। ठीक है, तो FATF इसलिए न्यूज में था क्योंकि पाकिस्तान को लोगों ने दोबारा से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, क्योंकि जितना काम इसको करना चाहिए था इतना उसने काम नहीं किया पाकिस्तान ने। बात तो चल रही थी ब्लैक लिस्ट में डालने की, लेकिन फिर कुछ दया भाव खा के इसको ग्रे लिस्ट में ही रखा गया है, क्योंकि अगर एक बार ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो फिर बिल्कुल ही काम नहीं करेगा ये। क्योंकि ब्लैक लिस्ट में आने का मतलब होता है कि भाई आपको ना IMF कोई लोन देगा, ना आपको वर्ल्ड बैंक कोई लोन देगा, ना आप किसी और कंट्री से लोन ले सकते हो। तो ऐसे केस में आप टेररिज्म को रोकने के लिए पैसा कहां से लेकर आओगे? तो जब पैसा नहीं होगा तो अल्टीमेटली और टेररिज्म बढ़ेगा। तो फिर इसको ब्लैक लिस्ट में ना रखते हुए ग्रीन लिस्ट में ही रखा गया है, विच इज अ सक्सेसफुल थिंग फॉर द पाकिस्तान, कि ब्लैक लिस्ट में नहीं गए तो हमारे लिए अचीवमेंट की बात है ये। ठीक है, अगर हम देखें FATF के बारे में, तो FATF कब बनी थी? 1989 में ये बनी थी बाय द G7 कंट्रीज। G7 कंट्रीज हैं जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं आपके पूरे वर्ल्ड में। अगर हम बात करें वो कौन कौन है, तो अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, जिसमें कनाडा आता है, USA आता है, 2 ये G7 का पार्ट है, UK आता है, फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, इटली आता है, और एशिया वाले एरिया में जापान आता है। ये 7 कंट्रीज हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी वेरी डेवलप्ड इन नेचर। कनाडा, USA, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, बेसिकली फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। तो ये G7 कंट्रीज का इनिशिएटिव था कि 1989 में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आई जाए जो टेररिज्म को रोकने के लिए वेल प्रूफ काम करे, जिसका सिर्फ काम ही ये हो करना, तो ज्यादा इफिशिएंटली वो काम कर पाएगा। तो ये 1989 में था, जिसका हम लोगों ने देख लिया ऑब्जेक्टिव था क्या। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन दी पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर कितने हैं? 37 तो कंट्री मेंबर है, मतलब जो कंट्री है दैट आर दी मेंबर्स ऑफ दिस FATF। साथ में 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आर इट्स मेंबर। 2 वो कौन सी हैं? एक तो है आपकी यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन कमीशन, देखो मैंने यूरोपियन यूनियन नहीं लिखा है बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। तो यूरोपियन कमीशन है पहला, और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये 2 आपकी जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है दैट आर दी पार्ट ऑफ FATF, और मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 37। तो हेडक्वार्टर कहाँ है, मेंबर कितने हैं, कब बनी थी, किसने बनाई थी, न्यूज में क्यों रही है, ये हम सब ने देख लिया है, और आपको ये रिवाइज भी करना है आपके नोट्स में से। ठीक है, तभी चीजें याद रहेंगी, अदरवाइज सुनते रहोगे तो फिर चीजें याद नहीं रहती, फायदा कोई नहीं है सिर्फ वीडियो देखने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। नाम से ही क्लियर है, न्यूज में इसलिए था क्योंकि काफी ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ है लोगों में, जो POK वाले रीजन वाले हैं। ठीक है, देखते हैं कि भाई क्या इशू क्या था। अगर हम देखें CPEC है क्या, देखो इट इज अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर हम इसके नाम में ही जाए तो इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? कॉरिडोर इज एन एरिया जो आपका हाईवे से अटैच्ड है, पूरा हाईवे है, रेलवे लाइंस है, आपके पाइप लाइन्स है अंडरग्राउंड, ये सारी चीजें जो है पूरे के पूरे एरिया में स्टैब्लिश की जाती हैं ताकि ट्रेड अच्छे से हो सके, ट्रूप की मूवमेंट मतलब फौज की जो मूवमेंट है वो अच्छे से हो सके। तो दैट इज दी पूरा एरिया इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब इस एरिया के आसपास जो ये पूरा एरिया है दैट विल बी डेवलप्ड इकोनॉमिकली, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाएगी, ये सब चीजें जो हैं वो इस कॉरिडोर के अराउंड देखी जाएंगी। अगर हम CPEC की बात करें तो इसके 2 आपने टर्मिनल ध्यान रखने की, भी कहां से लेकर कहां तक है ये है आपका चाइना में देयर इज अ रीजन काशगार। काशगार इज अ रीजन इन द चाइना का बिल्कुल जिंजियांग प्रोविंस है, वेस्टर्न प्रोविंस जिंजियांग है ना। सारे ही नाम सेम जैसे होते हैं इनके, लेकिन थोड़ा ध्यान रख लेना। जिंजियांग प्रोविंस है, वेस्टर्न प्रोविंस है, काशगर जगह है, और ये जाता है अल्टीमेटली पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक।
ग्वादर इज एन एरिया जहां पर इन लोगों ने पोर्ट बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो एरिया है दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो पूरा का पूरा निकल रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से ये आपका पीओके नजर आ रहा है, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इंडिया कहता है ये हमारा, पाकिस्तान कहता है ये हमारा है। तो अल्टीमेटली रॉश इस चीज पे है कि ये जो सीपीईसी है दैट इज पासिंग थ्रू दी पीओके रीजन, और इंडिया ये कहता है कि भाई ये रीजन मेरा है, मेरे एरिया से आपने हाईवे बनाने से पहले, रेलवे लाइन बनाने से पहले, पाइपलाइन डालने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं, क्योंकि ये तो रीजन मेरा है, मेरी टेरिटरी है ये तो इस वजह से काफी ज्यादा जो है डिस्टर्बेंस चलती रहती है इस चीज को लेके। लेकिन आपको ध्यान रखना है दिस इज द अराउंड 3000 किलोमीटर का जो एरिया है ये डेवलप किया जा रहा है बाय द चाइना। चाइना बेसिकली बहुत सस्ते रेटों पर लोन देता है पाकिस्तान गवर्नमेंट को, जो अल्टीमेटली इसके लिए काम करते हैं। तो बहुत ज्यादा चाइना अपनी प्रेजेंस बनाने के चक्कर में पाकिस्तान को लोन देता है, पीओके से ये निकल रहा है, दैट इज वाई इंडिया में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होता है इस चीज पे। ठीक है, चलो तो न्यूज में हमने देख लिया किस वजह से था। नेक्स्ट है जापान प्रोटेस्ट आफ्टर द 2 चाइनीज कोस्ट गार्ड शिप एंटर आइलैंड्स इन द ईस्ट चाइना सी। देखो एक तो ध्यान रखना कि भाई ईस्ट चाइना सी की हम बात कर रहे हैं, हमने मार्च वाले में किया था साउथ चाइना सी की बात, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई चाइना ने अंडर द 9 डैश लाइन साउथ चाइना सी का 90% जो पार्ट था वो आपस में अपने आप में कब्जा कर लिया था। अभी हम बात कर रहे हैं ईस्ट चाइना सी की। ध्यान रखना दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। साउथ चाइना सी में आपने देखा था 2 आइलैंड थे जो इंपॉर्टेंट थे, पैरासेल आइलैंड इंपॉर्टेंट था और स्प्रेटले आइलैंड इंपॉर्टेंट था। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको वो रिवीजन कभी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें ईस्ट चाइना सी की, तो अभी आपको ध्यान रखना है इसमें आइलैंड का सेनकाकू आइलैंड, सेनकाकू आइलैंड कह लो या फिर आपका दियायू आइलैंड कह लो। सेनकाकू इनको जापानीज कहते हैं और दियायू इनको चाइनीज कहते हैं। दोनों ही कहते हैं कि हमारे आइलैंड्स हैं, अभी जापान के पास हैं। बेसिकली जापान को एडमिनिस्टर करता है, जो भी चीजें करनी होती हैं जापान करता है, बट चाइना जो है वो कहता है कि ये मेरा एरिया है, मेरा आइलैंड है, मैं इस पर क्लेम करता हूँ। तो इस वजह से क्या काफी ज्यादा आपस में इनकी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। तो ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि चाइना ने बेसिकली अभी कुछ अपने कोस्ट गार्ड शिप भेजा था इस एरिया में थोड़ा पेट्रोलिंग करने के लिए, कि देख कर आओगे बेसिकली चल क्या रहा है वहां पे। तो फिर जापान ने प्रोटेस्ट किया था कि भाई जो ईस्ट चाइना सी है, जो सेनकाकू आइलैंड्स है, ये मेरा एरिया है, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मी। तो आपकी जो कोस्ट गार्ड शिप्स हैं वो एंटर नहीं कर सकती यहाँ पे, तो आपको एंटर करवाने से पहले हमसे परमिशन लेनी चाहिए, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है ऐसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने का। तो आपको ध्यान रखना है सेनकाकू और दियायू जो आइलैंड्स है, सेनकाकू इनको कहते हैं जापानीज में और दियायू इनको कहते हैं चाइनीज में। ये है आपके ईस्ट चाइना सी में, जिस पर कॉन्फ्लिक्ट किस में है, जापान और चाइना में। ठीक है, रहेगा यार, न्यूज में हमने देख लिया। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि अभी रिसेंटली इसने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, दैट इज इंडिया का एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021। ये तो इंडिया के केस में है, अदरवाइज जो जनरल रिपोर्ट है आपकी एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट EOR, ये भी जो है IEA ही रिलीज करता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिलीज करती है। इंडिया हर एक कंट्री के पर्टिकुलर भी ये रिलीज करती रहती है, तो इंडिया वाली अभी आई थी तो इसलिए न्यूज में रही थी। इसका अगर हम देखें कि भाई क्या चीज है, क्या इसने रिकमेंडेशंस दी हैं, तो हम देखते हैं कि भाई इसने ये बोला है कि जो इंडिया में एनर्जी कंजम्पशन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसका बेसिकली जो कंजम्पशन है, जितना लोग कंज्यूम करते हैं, ये बहुत ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंक्रीजिंग। और धीरे धीरे क्या होगा, यूरोपियन यूनियन जो है अभी 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है, उसको इंडिया बहुत जल्दी 2030 तक रिप्लेस करने वाला है। मतलब 2030 के बाद इंडिया वुड बी द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। एनर्जी कंजप्शन का मतलब है जितना आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसने और क्या बोला है हमें, इसने ये बोला है कि जो इंडिया है ना, जो है जितने भी ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारा इंपोर्ट करता है ज्यादातर। चाइना सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, बट इंडिया इज दी एट द 2nd नंबर जो ऑयल को इंपोर्ट करता है। अभी इंडिया इंपोर्ट्स दी 76%। अगर हमने 100 लीटर चाहिए पूरे इंडिया के लिए, तो 76% जो वो कहाँ से लेकर आते हैं, हम लोग इंपोर्ट करवाते हैं। और इसने ये कहा है कि 76% तो अभी है, लेकिन 2030 तक ये 90% होने वाला है और 2040 तक ये 92% होने वाला है। मतलब IEA ने बोला है कि जैसे अगर ऐसे ही चलता रहा तो अल्टीमेटली इंडिया विल हैव टू इंपोर्ट ऑल द ऑयल नीड्स दैट इट डिमांडेड।
ठीक है, तो अभी 76% जो है 76% जो पेट्रोल है, जो डीजल है, जो क्रूड ऑयल है, दैट इज बीइंग इंपोर्टेड बाय इंडिया। 2030 तक ये 90% हो जाएगा और 2040 तक ये 92% हो जाएगा। दैट इज द रिकमेंडेशन, दैट इज द सजेशन बाय द IEA। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखिए IEA का है क्या, बेसिकली क्या चीज है। 1974 में ये बनी थी, 1974 में ये बनी थी और इसके जो एज पर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD। OECD इज बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। OECD कंट्रीज बेसिकली वो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है इन नेचर, खास करके यूरोप वाले एरिया में। ठीक है, तो OECD के फ्रेमवर्क पर ये IEA बनी थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। FATF का भी पेरिस में था और आपका IEA का भी पेरिस में है। FATF 1989 में बनी थी G7 कंट्रीज के द्वारा और ये जो आपकी IEA है 1974 में बनी है बाय दी सम कंट्रीज, बट G7 नहीं है वो, काफी 30 कंट्रीज थी, उसको हम याद नहीं रखेंगे। अभी अगर हम बात करें IEA के मेंबर्स की, IEA में टोटल अभी आपके 37 मेंबर्स हैं। ठीक है, IEA में 37 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें 37 है आपके OECD के, OECD है 37 मेंबर्स और जो IEA है दैट हैव दी 30 मेंबर्स एट प्रेजेंट। क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें इसलिए होती है क्योंकि अगर आपको IEA का पार्ट बनना है, इफ यू वांट टू बिकम द मेंबर ऑफ IEA देन यू आल्सो हैव टू बी द पार्ट ऑफ OECD। अगर आप OECD के मेंबर नहीं हो तो यू कैन नॉट बिकम द मेंबर ऑफ IEA। तो OECD के 37 हैं और आपके जो IEA उसके 30 हैं। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ IEA एंड OECD एज वेल। इंडिया किसी का मेंबर है नहीं। इंडिया क्या है, इंडिया इज द एसोसिएट मेंबर। इंडिया इज द एसोसिएट मेंबर ऑफ IEA। एसोसिएट मेंबर का मतलब होता है इट कैन नॉट वोट। आप मीटिंग से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, खाना पीना खा के जाओ, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। जो भी डिसीजन हम लोग लेंगे दैट इज बीइंग इम्प्लीमेंट बाय द वोटिंग ना, लेकिन आप वोट नहीं कर सकते। यू आर जस्ट एन एसोसिएट मेंबर। तो इंडिया इज एन एसोसिएट मेंबर ऑफ IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। 1974 में ये बनी थी। चलो नेक्स्ट अगर हम देखें WTO की हेड, सबसे पहली बात तो ये है कि पहली अफ्रीकन लेडी है जो इसकी हेड बनी है WTO की। इनका नाम आपने ध्यान रखना है क्योंकि रिसेंटली न्यूज में काफी रहा था, तो पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, तो इनका नाम ध्यान रख लेना। नाइजीरिया की है ये नगोजी ओकोंजो आइविला। नगोंजी और ओकोंजो भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार देखने से याद हो जाएगी चीज, क्योंकि थोड़ी लैंग्वेज हमारे रिगार्डिंग नहीं है ना, तो आपको नाम याद रखने में दिक्कत हो सकती है, बट देख के तो कम से कम याद आ ही जाएगा। तो एक बार अगर आपने पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा, तो आपको ये चीज याद रह जाएगी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहली ऐसी लेडी है जो WTO की फीमेल चीफ बनी है। अदरवाइज अभी तक सारे मेल मेंबर जो थे वो हेड थे इसके। और सबसे पहली बात और क्या है, सबसे पहली ऐसी लेडी है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आज तक कोई भी WTO का हेड नहीं बना है, ये पहली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट स्कीम्स इन द लेटेस्ट यूनियन बजट। फरवरी में ये पेश किया गया था बजट, तो कुछ इसके माइन्यूट्स हैं, कुछ इसकी चीजें हैं जो हम लोगों ने देखनी है। पहली है हेल्थ एंड वेलबींग को लेकर। सबसे पहली बात है इसमें कि इंडिया गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना रिसेंटली लॉन्च की है। आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, आत्मनिर्भर का ही मतलब है कि जितना भी आपका प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर। प्राइमरी केयर मतलब आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गया, आपने दवाई लेकर जानी है। सेकेंडरी केयर मतलब आपको हल्की डायबिटीज है या TB है, उसका इलाज करवाना है। टर्शरी केयर आपको कैंसर है या ब्रेन ट्यूमर है। मतलब एज वी आर मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी, द स्पेशलाइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स इज इंक्रीजिंग। तो अगर ये तीनों ही चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी कैसी होगी, खुद ही बनाई हुई होगी, द टेक्नोलॉजी वुड बी इंडिजिनस इन नेचर। ये सारा का सारा किसमें लिखा गया है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना जो भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो केयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम थोड़ा सा वेल डेवलप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है आपका मिशन पोषण 2.0। 2.0 पोषण मिशन लॉन्च किया गया है, किसको मर्ज करके, इट हैज बीन लॉन्च्ड आफ्टर द मर्जर ऑफ पोषण अभियान एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम।
पोषण अभियान एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम दोनों को मर्ज करने के बाद पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है। हमने मार्च वाले महीने में भी देखा था जब हमने रिकॉर्डिंग की थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है वो सारी की सारी जो स्कीम्स हैं विमेन के रिगार्डिंग उनको 3 भागों में डिवाइड करने जा रही है। मतलब हर स्कीम जो उन 3 स्कीम्स का पार्ट बनेंगे, जिसमें से आपका एक मिशन वात्सल्य था, मिशन शक्ति था और आपका मिशन पोषण 2.0 था। ठीक है, तो वो 3 स्कीम्स थी, ये भी हम लोगों ने भी रिसेंटली रिवाइज कर लिया। तो हमारी चीजें देखो साथ साथ पक्की होती जा रही हैं। मेरा ये मकसद है कि भाई जैसे जैसे चीजें आती जाए ना, पुराना भी आपको रिवीजन होता है, बट ज्यादा मेहनत आपके पार्ट पर है, आपको रिवीजन ज्यादा करनी है एज कम्पेयर टू मी। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ टॉपिक्स की रिवीजन करवा दूंगी, सबके नहीं करवा सकती मैं। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन अर्बन। पहले जल जीवन मिशन रूरल चलता था, अब अर्बन भी लॉन्च कर दिया गया है। मतलब अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को भी जो टैप वाटर है वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय द मिनिस्ट्री। तो अर्बन एरियाज के लिए भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। हमने पहले ही बात किया था कि कोई भी व्हीकल जो पर्सनल व्हीकल है दैट उसकी जो लाइफ है 20 ईयर्स है, कमर्शियल व्हीकल की जो लाइफ है 15 ईयर्स है। इस 20 साल और 15 साल बाद दोनों व्हीकल्स को एक ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर उस फिटनेस टेस्ट में वो पास हो जाते हैं तो वो चलते रहेंगे, अदरवाइज दे हैव टू बी स्क्रैप्ड, उनको मतलब खत्म करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी थी जो वॉलंटरी इन नेचर है, अभी मैंडेटरी नहीं किया गया है, बट मैंडेटरी हो जाएगी थोड़े दिनों में ये, बट अभी तक ये वॉलंटरी ही है, बजट में ये वॉलंटरी ही बताई गई थी। नेक्स्ट है निमोकोकल वैक्सीन। ये बेसिकली वैसी वैक्सीन हैं जो निमोनिया के अगेंस्ट है। निमोनिया जो आपके निमोनिया जिस चीज से होता है उसको बचाने के लिए ये वैक्सीन लेकर आई गई थी। और ये इसमें बजट में क्या बोला गया था कि भाई जितनी भी निमोकोकल वैक्सीन है ये हम लोग पूरी कंट्री में लाएंगे। अभी सिर्फ ये 5 स्टेट्स में इंप्लीमेंटेड थी, अदरवाइज ये पूरी कंट्री में इसको हम लोग लॉन्च करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इसमें स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0। वही स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन 1.0 का ऑब्जेक्टिव था वही 2.0 का भी ऑब्जेक्टिव है। मतलब कोई खास चेंज नहीं, सिंपल नाम से ही क्लियर है कि भाई आपको अर्बन एरियाज को भी डेवलप ढंग से करना है अंडर दिस मिशन। ठीक है, इसी के अंडर हम लोगों ने देखा था, हम लोग अभी स्वच्छ आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्कीम भी वो इसी के अंडर थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर हम बात करें तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्र स्कीम बेसिकली है। ये मित्र स्कीम जो है अभी आगे वाली स्लाइड्स में भी ये है, उसमें थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है। अदरवाइज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए सरकार ने कुछ न कुछ आपको डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ये प्रपोज किया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बेसिकली वो चीजें जो बैंक नहीं है, लोगों के पैसे डिपॉजिट नहीं करती है, बट ऐसी कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं उनको पैसे प्रोवाइड करती है एज अ लोन। क्योंकि बैंक जो है डिपॉजिटर अगर आ जाए पैसे लेने के लिए और उसने सारा पैसा लोन पर दे रखा हो तो फिर उसके पास कुछ नहीं बचता पैसे देने के लिए उनको, तो फिर डिपॉजिटर को भी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है। तो ये सब झंझट ही खत्म कर दो, तो बैंक का काम अलग कर दो और इस फाइनेंसिंग का काम अलग कर दो। तो इसमें डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बनाया गया था जिसका जो बेसिक कॉर्पस था दैट वाज 20,000 करोड़, जिसमें से 5,000 करोड़ जो थे वो किसने दिए थे, सरकार ने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं। ये हमने मार्च वाले में किया था। चलो नेक्स्ट है नेशनल रेल प्लान फॉर 2030। नेशनल रेल प्लान का मतलब है कि अभी रिसेंटली क्या है ना, जो जितना भी आपका फ्रेट जाता है, मतलब जितना भी आपका माल गाड़ियों में या माल वगैरह जाता है रोड के थ्रू, सामान जाता है रेलवे के थ्रू, एयरपोर्ट्स के थ्रू, वो सब क्या है बहुत कम मात्रा में एज कम्पेयर टू रेल। तो हमें क्या करना है अंडर दिस नेशनल रेल प्लान, कम से कम 45% जो फ्रेट है, 45% जो सामान है वो कहां से जाए, थ्रू दी रेलवेज। तो अगर कोई 100 सामान जा रहे हैं, 100 यूनिट जा रही हैं, तो कम से कम जो 45% है वो कहां से जाए, रेलवे के थ्रू जाए। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल रेल प्लान। और नाम से क्लियर है कि भाई रेलवे को हम लोगों को फ्यूचर के लिए रेडी करना है 2030 तक। ये भी 2030 तक का ही टारगेट है। वी वांट टू इंक्रीज द 45% ऑफ द शेयर ऑफ रेलवे इन द फ्रेट बाय द 2030 अंडर द नेशनल रेल प्लान। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका नेशनल हाइड्रोजन मिशन फॉर जनरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज। देखो जो हाइड्रोजन एक ऐसी चीज है जो आपके ओशन से भी बना सकते हो, आप इसको कोल से भी बना सकते हो, आप इसको विंड, सोलर, इन सब से बना सकते हो। मतलब हाइड्रोजन को बनाने के लिए एक तो आपके क्या है रिन्यूएबल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं, और हाइड्रोजन को बनाने के लिए आपके पास नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज भी प्रेजेंट है जैसे कोल।
तो इस मिशन में क्या है, अल्टीमेटली सरकार ने क्या डिसाइड किया है कि हाइड्रोजन वुड बी जनरेटेड बाय द ग्रीन पावर सोर्सेज, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं उनके हेल्प से ही हाइड्रोजन की जनरेशन करेगी दिस अंडर दिस बजट। ये इन लोगों ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट अगर हम देखें मेजर पोर्ट्स, जितने भी आपके इंडिया में पोर्ट्स हैं, इंडिया में नाउ देयर आर 13 मेजर पोर्ट्स। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र वाला वाधवन जो पोर्ट है वो 13th मेजर पोर्ट बना है, महाराष्ट्र का वाधवन पोर्ट। वाधवन पोर्ट इन महाराष्ट्र हैज बिकम द 13th मेजर पोर्ट, जिसके इस जो बजट है इसमें क्या कहा गया था कि ये जो पोर्ट है ना बेसिकली गवर्नमेंट की डोमिनेशन के अंडर है, गवर्नमेंट चलाती है बेसिकली इन्हें, गवर्नमेंट ही इनको ओन करती है, मतलब इनकी जो ओनरशिप है वो सरकार के पास है और जो ऑपरेट करती है वो भी सरकार ही करती है। तो इस बजट में ये बोला गया है कि भाई जो मेजर पोर्ट है ना ओन तो भले ही सरकार करे, लेकिन ऑपरेट करने के लिए आप किसी प्राइवेट प्लेयर को दे दो, ठीक है। तो ये जो बेसिकली इनिशिएटिव है दैट हैज बीन लॉन्च्ड अंडर दिस बजट। जो चीज है कि ओनरशिप और ऑपरेशन दोनों ही सरकार के पास रहेंगे, दैट मॉडल इज नोन एज ट्रस्ट मॉडल। ट्रस्ट मॉडल, और ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी, लेकिन जो ऑपरेटर है वो प्राइवेट हो सकता है, उसको आप लीज पर दे सकते हो काम करने के लिए। दैट मॉडल इज नोन एज लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल वही है जैसे लैंडलॉर्ड अपनी जमीन देता है ना खेती करने के लिए लीज पे किसी भी फार्मर को, वैसे ही सरकार जो है किसी भी पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए इनको प्रोवाइड कर सकती है। तो ट्रस्ट मॉडल वर्सेस लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, इसका मतलब सरकार है दैट इज ट्राइंग टू गिव टू गो अवे विद द ट्रस्ट मॉडल एंड टू इम्प्लीमेंट द लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, ठीक है। तो दैट इज ए शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रस्ट टू लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, उज्ज्वला स्कीम को भी काफी ज्यादा 1 करोड़ बेनिफिशियरीज जो है और एक्सटेंड करने की बात की गई थी। इंपॉर्टेंट नहीं, मत करो याद, कोई दिक्कत नहीं है। गैस पाइपलाइन नेटवर्क भी है जो J&K में भी लॉन्च करवाना है, मतलब एक ऐसी पाइपलाइन नेटवर्क जिसके थ्रू नेचुरल गैस या LPG गैस प्रोवाइड करते हैं हम लोग हर स्टेट को। तो अभी वो हर स्टेट में है, बस J&K में नहीं थी, तो J&K के लिए भी ये स्कीम लॉन्च कर दी गई है। बट द गैस पाइपलाइन नेटवर्क हैज बीन ऑल्सो एक्सटेंडेड टू द J&K स्टेट, ठीक है, रहेगा याद, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए क्या किया है बजट में। एग्रीकल्चर के लिए क्या किया, ऑपरेशन जो ग्रीन स्कीम है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंडर बेसिकली क्या होता है कि भाई आप कई सारी जो क्रॉप्स हैं उनको एक तो लगाने के लिए लोगों को प्रमोट करते हो और साथ ही उनकी डिमांड और सप्लाई को भी ध्यान में रखते हो कि भाई डिमांड बढ़ तो नहीं रही है ज्यादा, अगर डिमांड सप्लाई तो नहीं कम हो रही है, तो सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है क्योंकि किसी भी क्रॉप का जो प्राइस है ना दैट इज डिपेंडेंट अपॉन दी डिमांड एंड सप्लाई। अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी क्रॉप हुई है, लेकिन डिमांड उतनी ही है, तो जब डिमांड नहीं है और सप्लाई बहुत ज्यादा तो फिर प्राइसेस कम हो जाएंगे। सिमिलरली डिमांड बहुत ज्यादा है और प्राइसेस सप्लाई जो है वो है नहीं, तो प्राइसेस जो है बढ़ जाएंगे। तो एक में कंज्यूमर को हानि है और एक में फार्मर को हानि है, तो दोनों में से किसी को भी हानि ना पहुंचे इसके लिए सरकार ने क्या चलाया है, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चलाई है, जो कब तक ये एनलार्ज करेंगे, कब तक ये इंप्लीमेंट करेंगे। 22 पेरिशेबल क्रॉप्स, फ्रूट्स हैं इसमें, कुछ शुगर केन है, तो 22 पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड। पहले कुछ के लिए थी बट अब 22 के लिए है टोटल, 22 ध्यान रखना। फिर आपका कुछ मंडीज हैं जो आपका ई-नैम नेटवर्क से किया जाएगा, जो आपका इंटीग्रेटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है इलेक्ट्रिक, जिसमें आप अपनी जो फसल है वो कंप्यूटर के थ्रू किसी को भी भेज सकते हो ऑनलाइन। अगर आप फार्मर पंजाब में हो तो आपने अपना जो डेटा है पूरा का पूरा वो ई-नैम में डाल दिया, इस मार्केट में डाला, कंप्यूटर वाइज ऑनलाइन डाल दिया। और अगर मध्य प्रदेश में कोई कंज्यूमर है जो आपका सामान लेना चाह रहा है तो भी वो सामान खरीद सकता है। तो ये बेसिकली दैट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ई-नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। तो उसके थ्रू भी कई सारी मंडीज को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। टोटल 1000 मंडी और आएंगी और इंटीग्रेट होंगी अंडर द ई-नैम। तो ये सरकार ने बजट में बोला था। लास्ट में आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ये बेसिकली है एक ऐसा फंड लॉन्च करेगी सरकार, जितनी भी मंडीज हैं, जो भी जहां पर आप कोई क्रॉप लेने के लिए जाते हो या फिर बेचने के लिए जाते हो, दैट आर दी मंडीज, उनको हम क्या बोलते हैं, APMC मंडीज। तो ऐसी मंडीज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए पैसा देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट्स को, बिकॉज APMC मंडीज आर विद इन दी स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन। तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो फिर वो कहां से देगी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से निकाल के देगी ये, ठीक है। तो ये एक नया फंड बनाया गया था इन दी बजट 2021-22।
नेक्स्ट है कुछ 5 मेजर जो फिशिंग हार्बर्स हैं, आपने ध्यान रखना कहाँ कहाँ पर बनेंगे। चेन्नई तमिलनाडु, कोची केरला, पारादीप उड़ीसा, पेतवा घाट वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। इन 5 जगहों पर जो है फिशिंग हार्बर्स बनाए जाएंगे, मतलब काफी ज्यादा फिशिंग इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा, ज्यादा फिशेज कैप्चर की जा सके, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन दी जा सके। तो ये सब चीजें जो है आफ्टर दिस 5 मेजर फिशिंग हार्बर के बाद ये चीजें अचीव कर पाएंगे, इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अपने 5 जरूर ध्यान रखने हैं कि भाई कौन से ऐसे 5 एरियाज हैं जहां पर फिशिंग हार्बर लगाने के लिए सरकार ने बजट में कुछ प्रोविजंस लेकर आए थे। तो आपको 5 याद होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। चलो नेक्स्ट है आपका सीवीड फार्मिंग। सीवीड फार्मिंग बेसिकली काइंड ऑफ प्लांट है ये, इसकी फार्मिंग के लिए सरकार ने काफी प्रमोट किया है और इसका जो पहला सीवीड पार्क है वो कहाँ बनाया जाएगा, तमिलनाडु में बनाया जाएगा वो। तो ये भी ध्यान रखना, सीवीड फार्मिंग का जो पहला प्लांट है दैट वुड बी एस्टैब्लिश्ड इन दी तमिलनाडु वाला एरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। ये भी रिसेंट वाली स्लाइड्स में आएगा, तब इसको डिटेल में करेंगे। इस सेस को भी यहीं पर रहने देते हैं, अगली स्लाइड्स में इंपॉर्टेंट है ये, तब करेंगे। नेक्स्ट है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बजट में ही है, बजट में बोला गया है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बेसिकली सरकार ने बनाई है। जो किसी भी एरिया में जो बंदा रिसर्च कर रहा है, चाहे वो साइंस में रिसर्च कर रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी में रिसर्च कर रहा है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज में रिसर्च कर रहा है, तो किसी भी चीज में अगर वो रिसर्च कर रहा है तो उसको करने के लिए जो पैसे चाहिए हैं दैट वुड बी गिवन बाय द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इट इज एक्सपेक्टेड टू फंड द रिसर्च अक्रॉस अ रेंज ऑफ डिसिप्लिन। तो जो फंड है वो कौन देगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसको भी रिसेंटली सरकार ने लॉन्च किया है अंडर दिस बजट। नेक्स्ट अगर हम देखें डिफेंस के लिए क्या बोला है बजट में, डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए देयर वुड बी नॉन लैप्सेबल फंड। हम लोग ने मार्च वाले में भी किया था, देयर वाज प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि, दैट इज ऑल्सो नॉन लैप्सेबल फंड। वैसे ही ये है आपका नॉन लैप्सेबल फंड फॉर द डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी। इसका मतलब हर साल जो पैसे आप इस फंड में डाल रहे हो, पूरा 1 साल खत्म होने के बाद वापस नहीं निकाले जाएंगे, सरकार के पास दोबारा नहीं जाएंगे, वो इसी फंड में पड़े रहेंगे। वो अगर आपने 100 रुपए डाले हैं फ्रॉम दी अप्रैल 1 to 31 मार्च अगले साल का, तो वो जो 100 रुपए अगर खर्च नहीं होते हैं तो अल्टीमेटली होता क्या है, नॉर्मली वो सरकार के पास दोबारा चले जाते हैं, मतलब जो फंड है वो खाली हो जाता है, अगले साल फिर उसमें फंड भरते हैं, उसमें और पैसा भरते हैं। लेकिन अगर नॉन लैप्सेबल फंड की बात करें तो ऐसा फंड जिसमें से पैसा जो अगर आ गया एक बार तो वो सिर्फ खर्च ही होगा, सरकार के पास दोबारा नहीं जाएगा। तो दैट इज अ काइंड ऑफ फंड, नॉन लैप्सेबल फंड, विच इज स्पेसिफिकली टू इंप्रूव द डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इन इंडिया। ठीक है, या तो इसमें जो पैसा है, इसमें जो पैसा जाएगा या तो वो जाएगा डिविजिबल पूल में से। जैसे अगर हम बात करें कि फाइनेंस कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन बताता है कि भाई अगर 100 रुपए आए हैं सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तो इसमें से कितने स्टेट को मिलेंगे और कितने सेंटर को मिलेंगे। तो फाइनेंस कमीशन का ये काम है कि जितना भी रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें से कितना पैसा सरकार सेंटर का है और कितना पैसा स्टेट का है। अभी रिसेंटली क्या है, जो स्टेट है उसको कितने मिलते हैं, 41% जो है वो पैसे मिलते हैं। मतलब अगर टोटल रेवेन्यू सरकार का 100 रुपए है तो 41 पैसे कौन ले जाएगा, स्टेट ले जाएगा। ठीक है, तो जितना भी डिविजिबल पूल था, है ना, डिविजिबल पूल ही है बेसिकली, आधा पैसा सेंटर को चला गया, आधा पैसा स्टेट को चला गया। पहले कितना था ये डिविजिबल पूल, 41% नहीं था, ये पहले था 42%, 42 से 41 आया है। तो ये जो 1 रुपए का 1% का जो गैप है, 1% का जो ये गैप है, बेसिकली ये जो पैसा है वो कहाँ जाएगा, अंडर दिस नॉन लैप्सेबल फंड फॉर द डिफेंस इंटरनल सिक्योरिटी। तो या तो ये डिविजिबल पूल में से जाएगा या फिर सरकार कोई और इनिशिएटिव इंप्लीमेंट करना चाहे तो वो सरकार की मर्जी है। अदरवाइज अभी तक इतना ही सोचा गया है कि भाई जो ये 1% बचा था डिविजिबल पूल में से, इसमें से जो फंड है वो यहाँ पर चला जाएगा फॉर द इंटरनल सिक्योरिटी, खास करके J&K के लिए भी, नक्सलाइट्स वाले एरिया के लिए भी, आपका नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया के लिए भी, जहां पर काफी इंटरनल इंसर्जेंसी काफी चलती रहती है, काफी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो उसके लिए इस फंड में से पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, रहेगा याद। चलो नेक्स्ट है गवर्नमेंट होप्स टू कट फिस्कल डेफिसिट। आपने इसमें 4 चीजें ध्यान रखनी है कि भाई सरकार ने अभी जैसे बजट पेश किया था उसके बाद इन लोगों को बजट पास भी करवाना होता है। तो फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है सरकार की जितनी बोरोइंग्स हैं, सरकार जितना पैसा उधार लेना है, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सरकार।
जितना पैसा आपने उधार लेना है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। हमारा टारगेट क्या था? टारगेट था हमारा 3.5%। 2020 और 21 के लिए 2020-21 का जो बेसिकली ईयर था, फाइनेंशियल ईयर, उसमें हमारा टारगेट था 3.5% हो। ये इसका मतलब अगर 3.5% ऑफ द जीडीपी मतलब इनकम ऑफ दी पूरा इंडिया। अगर पूरे देश की जो इनकम है वो 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए में से जो 100 रुपए का जो 3.5% है, मतलब 3.5 रुपए, इज बेसिकली द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब वो सरकार को वापस करने हैं किसी न किसी को, तो वो इनकम में काउंट नहीं होते मेनली। ठीक है, तो 3.5% हमारा टारगेट था, लेकिन हम लोगों ने अचीव कितना किया? हम लोगों ने किया 9.5%। 3.5 वॉज द लिमिट कि भाई इतना फिस्कल डेफिसिट रखना है, लेकिन कितना हो गया? 9.5 रुपए हो गया 100 की अगर हम बात करें तो 9.5% फिस्कल डेफिसिट हो गया। मतलब सरकार ने ज्यादा उधार लिया बाकी सब चीजों से, बाकी सब इंस्टीट्यूशन से, वर्ल्ड बैंक से लिया, IMF से लिया, किसी और कंट्री से लिया, मतलब उधार बढ़ गई गवर्नमेंट की। और वैसा क्यों हुआ? बिकॉज लॉकडाउन लग गया, कोरोना के लिए हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी, उसके लिए पैसा चाहिए था, उसके लिए भी सरकार को बोरो करना पड़ा। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो चीजें थी काफी रुक गई थी, कंपनीज बंद हो गई थी, लोगों की इनकम आनी बंद हो गई थी, तो कॉर्पोरेट टैक्स नहीं लगता था, आपका इनकम टैक्स लोगों ने नहीं भरा, लोगों ने अपने लोन नहीं चुकाए, सरकार के पास पैसा नहीं था अल्टीमेटली। तो सर जब पैसा ही नहीं सरकार के पास, तो कहीं ना कहीं तो लेकर आएगी ना वो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, तो वो उधार लेकर आए। तो 3.5% का जो टारगेट था वो कितना अचीव हुआ? 9.5%। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि सरकार ने 2021 और 22 का जो ईयर है उसके लिए टारगेट रखा है 6.8% ऑफ द जीडीपी वुड बी द फिस्कल डेफिसिट, और 2025 और 26 तक आते आते हम कितना कर देंगे? इसे 4.5% कर देंगे। ठीक है, रहेंगे याद 3.5% 2020-21 के लिए टारगेट था, लेकिन अचीव कितना किया? 9.5%। 2021 और 22 के लिए कितना है? 6.8%। 2025 और 26 के लिए कितना है? 4.5%। ये आपने 4 चीजें ध्यान रखनी है। और फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? इज बेसिकली द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। कितना सरकार ने उधार ले रखा है, जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा उतना ज्यादा उधार होगा सरकार पे, तो उतनी ज्यादा दिक्कतों वाली बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका एक देयर इज एन FRBM एक्ट। इसी में है अगर आपको फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना होता है कि भाई नहीं हम 3.5% नहीं करेंगे, अब हम 6.8 का टारगेट रख रहे हैं, अब या फिर हम 4.5 का टारगेट रख रहे हैं, तो आपको एक FRBM एक्ट है, उसके अंदर भी इसको लिखना पड़ता है, उसको भी ये पास करवाना पड़ता है। FRBM इज द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। इस बजट में लिखा गया है कि भाई सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट होगा वो विद इन द लिमिट होगा। अदरवाइज अगर लॉ में नहीं लिखोगे सरकार कितना भी उधार लेती जाए, है ना, क्या पता अगले 5 साल में वो दोबारा इलेक्शन लड़के जीत के आए या ना आए, तो फिर अल्टीमेटली कौन सी सरकार भरेगी? जो आगे आने वाली सरकार आई है। तो ऐसे तो फिर लोगों में चलता ही रहेगा कि भाई उस सरकार ने लिया था और हमें पूरा का पूरा करना पड़ रहा है ये। तो एक कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए एक लॉ ही बना दिया गया है कि आपकी जो फिस्कल डेफिसिट होगा उसका एक टारगेट हम लोगों ने लिमिट कर दिया है, एक सेट कर दिया है कि भाई इसके ज्यादा आप उधार नहीं ले सकते। ठीक है, तो 3.5% वो टारगेट था 2020-21 में, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि सब चीजें हमने लोगों ने डिस्कस की, जो चीजें हो गई थी। और तो इस एक्ट में बेसिकली बताना पड़ेगा कि भाई 2021 और 22 के लिए हम लोगों ने अब 6.8% का टारगेट रखा है और इसको पार्लियामेंट से पास भी करवाना होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है फिस्कल डेफिसिट जो है एक स्टैट्यूटरी लिमिट है अंडर द FRBM एक्ट 2003। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड पल्सेस डे। पेपर में प्री में क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। पल्सेस डे कब मनाया जाता है? आपका February 10 फरवरी को मनाया जाता है। किसी का बर्थडे हो या फिर किसी और चीज से आप याद रख सको इसको, तो आपकी मर्जी है। तो 10 फरवरी को आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया जाता है। ठीक है, एंड 2016 was the international year of pulses also by the United Nations। मार्च वाले में हम लोगों ने किया था। 2023 was considered as the international year of millets। जवार, बाजरा, रागी, ये मिलेट्स के बेसिकली पार्ट्स हैं। 2023 था वो, 2016 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस। ठीक है, याद रहेगा। इसकी थीम आपने ध्यान रखनी है। थीम इज द #LovePulses। तो बेसिकली दालें लोग नहीं खाते ज्यादा, खास करके यूथ, तो उनको थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए कि भाई आप ये जंक फूड ना खा के आप प्रोटीन जो है नॉनवेज से ना लेकर आप प्रोटीन किससे लो? दालों से लो वो प्रोटीन, ताकि पल्सेस में इंडिया, अगर हम बात करें ना पल्सेस की, तो इंडिया सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और कंज्यूमर है पल्सेस का पूरे वर्ल्ड में।
मतलब जो प्रोडक्शन है पल्सेस की वो बहुत ज्यादा इंडिया में होती है, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर है हम लोग, और जो एक्सपोर्ट है वो भी हम लोग फर्स्ट नंबर पर है। तो इंडिया इज एट द फर्स्ट नंबर एट द प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द पल्सेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपने बेसिकली इसको और बढ़ाना है, इसकी खेती को और बढ़ाना है, तो इसकी थीम आपने ध्यान रखनी है #LovePulses। ठीक है, रहेगा याद? ओके, चलो नेक्स्ट है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, PLI। देखो नाम से ही क्लियर है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, ऐसे इंसेंटिव्स जो आपको कैसे बढ़ते रहेंगे विद द प्रोडक्शन। अगर आपकी प्रोडक्शन ज्यादा है कंपनी की, आपके पास कोई फैक्ट्री है, आपने कोई चीजें बनाई है, जितनी ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतने आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। ये इस स्कीम में लिखा हुआ है, द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। जितने कम प्रोडक्शन होगी उतने कम इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये सरकार ने काफी ज्यादा चीजों के लिए इंप्लीमेंट किया है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए इंप्लीमेंट किया है, फार्मास्यूटिकल के लिए इंप्लीमेंट किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इंप्लीमेंट किया है। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर जो भी इंडस्ट्रीज लगेंगी उनमें जितनी ज्यादा प्रोडक्शन होगी उतने इंसेंटिव्स उन लोगों को दिए जाएंगे। तो ये न्यूज में क्यों था? बिकॉज इट वॉज लॉन्च्ड फॉर द टेलीकॉम सेक्टर। ठीक है, और ये कब से लॉन्च हुआ है? अप्रैल 1, 2021 से ये लॉन्च हो जाएगा। अभी तक तो लॉन्च हो गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अगर हम PLI की बात करें तो PLI में टेलीकॉम सेक्टर वाले की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, अगर कोई कंपनी है ना, अगर कोई कंपनी 100 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करती है, मैंने कोई कंपनी खोली जिसमें मैंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी, उसको लगाने के लिए मेरे 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए, और साथ में एक तो ये लिमिट होगी इन्वेस्टमेंट की, साथ में एक और लिमिट है प्रोडक्शन की। मतलब अगर मैंने 100 करोड़ लगाने के बाद भी 200 चीजें बनाई, 200 यूनिट बनाई, और हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करें तो हम वायर्स की बात कर लें तो वायर्स बहुत काम आते हैं। तो मैंने मान लो कि भाई 20 यूनिट ऑफ वायर्स बनाई, तो 200 पे मेरे को नहीं मिलेगा पैसे, 200 पे नहीं मिलेगा। तो क्या है, 400 जब आप कर लोगे, 500 जब आप कर लोगे, तो अल्टीमेटली एक लिमिट सेट की हुई है कि भाई इतनी प्रोडक्शन के बाद ही आपको जो इंसेंटिव्स मिलेंगे। इसका मतलब जो लिमिट है वो इन्वेस्टमेंट पर भी है और जो लिमिट है वो प्रोडक्शन पर भी है। तो अगर वो दोनों को सेटिस्फाई करते हो आप, तभी जाके आपकी कंपनी को इंसेंटिव्स जो है सरकार देगी, अदरवाइज आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तो जो 100 करोड़ है दैट इज द लिमिट फॉर द नॉर्मल कंपनीज, और जो MSMEs है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके लिए लिमिट कितनी है? 10 करोड़ है। ये आपने चीज ध्यान रखनी है। और जो अल्टीमेटली जो ईयर है, द ईयर इज द 2019 एंड 20, मतलब इस साल में जितनी प्रोडक्शन आपने करी है उसके आगे जाना है आपको। ठीक है, जैसे अगर आपने 2019 और 20 में 200 यूनिट्स लगाई थी, 2020-21 में आपने कितनी लगाई? 400 यूनिट्स लगाई, तो आपने 200 बेसिकली इंप्रूव किया है अपने अंदर। तो इस 200 के हिसाब से आपको जो इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड कर देगी। 200 के अगर आपने 500 कर दिए तो इंसेंटिव्स और ज्यादा मिलेंगे, 200 के अगर आपने 800 कर दिए तो और इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो इट इज अ इंसेंटिव विच इज लिंक्ड विद द प्रोडक्शन। तो जो बेस ईयर है दैट इज 2019 एंड 20, और आप लोगों ने लिमिट ध्यान रखनी है, और जो लिमिट है वो इन्वेस्टमेंट पर भी है और जो लिमिट है वो आपके प्रोडक्शन पर भी है। ठीक है, रहेगी चीज याद। चलो, टेलीकॉम सेक्टर में इंप्लीमेंट किया था इसलिए न्यूज में था। नेक्स्ट है न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। सरकार ने एक नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी लेकर आया है, जिसमें सरकार ने कुछ सेक्टर्स को तो स्ट्रेटेजिक माना है और कुछ सेक्टर्स को नॉन स्ट्रेटेजिक माना है। जो भी स्ट्रेटेजिक है वो सरकार के अंडर ही रहेंगे, सरकार के कंट्रोल में ही रहेंगे, और जो नॉन स्ट्रेटेजिक है उनको ये प्राइवेटाइज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन से हैं वो देखते हैं। स्ट्रेटेजिक सेक्टर है सरकार के हिसाब से आपका एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, है ना, टेलीकॉम, पावर, पेट्रोलियम, कोल, अदर मिनरल्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये हैं आपके सारे के सारे सेक्टर जो स्ट्रेटेजिक है। आपने ध्यान रखने हैं ये सारे के सारे, क्योंकि यही हैं जो बेसिकली सरकार ने खुद बोला है कि दीज सेक्टर्स विल बी द स्ट्रेटेजिक इन नेचर। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्योंकि अगर ये सेक्टर ऐसे हैं जो बहुत सारे सेक्टर्स पर और इम्पैक्ट डालते हैं। तो अगर इसमें प्राइवेट कंपनी ज्यादा आ जाती हैं तो फिर बहुत ज्यादा आप कह लो कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अल्टीमेटली सबको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो स्ट्रेटेजिक सेक्टर वैसे हैं जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा कहाँ रहेंगे? विद इन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट रहेंगे। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक होंगे दे वुड बी फॉर द प्राइवेटाइजेशन, या फिर उनको मर्ज कर दिया जाएगा किसी दो को, या फिर उनको खत्म ही कर दिया जाएगा, या उनको लीज पे दे दिया जाएगा, वो सरकार की मर्जी है।
प्राइवेटाइज करे, डिसइन्वेस्ट करे, लीज पे दे दे, मर्ज कर दे, सरकार जो वो करेगी विद द नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। और ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि अल्टीमेटली जो सरकार है दैट इज गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो प्रोटेस्ट सही था या गलत था, दैट इज नॉट आवर डोमेन। पेपर के हिसाब से तैयारी करनी है हम लोगों को तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, लिथियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन द कर्नाटका रीजन। इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम जो है इंडिया में ज्यादातर नहीं मिलता है। लिथियम हम लोग बेसिकली ब्राजील से इंपोर्ट करते हैं ज्यादातर, लेकिन लिथियम का अभी हमें कुछ मिले हैं कि भाई लिथियम इंडिया में भी मिल सकता है, दैट इज इन दी कर्नाटका रीजन का मांड्या डिस्ट्रिक्ट। पेपर में अगर मांड्या डिस्ट्रिक्ट भी आ जाए, कर्नाटका भी, आपने ध्यान रखना है कि रिसेंटली लिथियम रिजर्व्स आर फाउंड इन दी मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ मिला है। और ये ढूंढा किसने है? ढूंढा है आपके ये एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च। ये ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरेनियम को भी खोजती है कि बताओ कि इंडिया में पूरे यूरेनियम कितना है, थोरियम कितना है, मतलब वो चीजें जो न्यूक्लियर फ्यूजन में काम आती है मेनली। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है जिसने बताया है कि भाई इंडिया में लिथियम इस एरिया में भी प्रेजेंट है। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम क्या है? लिथियम इज द लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट एंड लाइटेस्ट मेटल। सबसे हल्की और सबसे जो है लाइटेस्ट मेटल है ये लिथियम। और अगर हम बात करें, इट इज स्टोर्ड इन दी मिनरल ऑयल, इट इज एन अल्कली मेटल और रेयर मेटल। बेसिकली लिथियम आपका काम आता है, लिथियम बैटरीज बनाने में काम आता है। जितनी भी बैटरीज हम लोग बनाते हैं वो हम लोग खुद नहीं बनाते, उसको बनाने के लिए या तो बैटरीज हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं या फिर हम लोग बैटरी बनाने के लिए लिथियम इंपोर्ट कर लेते हैं। जितनी भी बैटरीज आप यूज करते हैं उन सब में लिथियम का यूज होता है। अगर लिथियम इंडिया में ही पाया गया तो इंडिया खुद से ही जो है बैटरीज बना पाएगा। और बैटरीज का तो बहुत ही ज्यादा आप कह लो एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, सभी कंट्री से बैटरीज की रिक्वायरमेंट है, तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ सकता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कहाँ मिले हैं, किसने खोज करी है और क्या लिथियम के बारे में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों ने यहाँ से देख लेनी है। ठीक है, लाइटेस्ट मेटल है आपकी, सबसे रेयर मेटल है और एक लाइटेस्ट और सॉलिड एलिमेंट भी है। और साथ में आपका इट हैज टू बी, इट इज रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल ऑल्सो। मतलब आग भी लग सकती है, आग लगी तभी तो बैटरी चल रही है, तो इट इज ऑल्सो रिएक्टिव एंड फ्लेमेबल। तो ये चीजें आपने लिथियम के बारे में ध्यान रखनी है, करंट अफेयर विद द बेसिक बैकग्राउंड। ठीक है, हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।